हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम लोग जो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग रिपल फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे। तो जो रिपल फैक्टर जो अपने को मिला किसके लिए, सीरीज इंडक्टेंस के लिए, तो श्रेणी प्रेरकत्व जो फिल्टर है उसके लिए ये मिला आर, वो ये मिला। और इससे एक चीज़ पता चलती है, देखो आर एल किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आर जो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, उर्मिका गुणांक आर एल पे, ओमेगा पे और एल पे। मतलब जो आर है वो डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनल टू आर एल। मतलब लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा उर्मिका गुणांक का मान बढ़ेगा, और उर्मिका गुणांक का मान रिपल फैक्टर का वैल्यू जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। दूसरा आर जो है वो 1/ओमेगा के प्रोपोर्शनल है। ओमेगा के प्रोपोर्शनल है, मतलब ओमेगा तो जो होता है वो किसके होता है, ओमेगा क्या होता है 1/2 पाई एफ होता है ना। अरे ओमेगा क्या होता है 1/2 पाई एफ, 2 पाई एफ। मतलब ये एफ के प्रोपोर्शनल हो गया। मैं एक तरीके से बात करूँ तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये एफ के प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर आवृत्ति का मान बढ़ता है तो आर का मान क्या होगा, कम होगा। तो ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रिपल फैक्टर कम होगा, ये अच्छी बात है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को तो अच्छे से कन्वर्ट कर पाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। इसी तरीके से आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये तीन। मतलब जो इंडक्टर कॉइल है उसके लिए भी एल का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा इंडक्टेंस, उसका प्रेरकत्व जितना ज़्यादा होगा उतना ही उर्मिका गुणांक का मान क्या होगा, कम होगा। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो उर्मिका गुणांक का मान, उर्मिका गुणांक का मान, उर्मिका गुणांक का मान लोड प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, लोड प्रतिरोध के समानुपाती, लोड प्रतिरोध के समानुपाती तथा आवृत्ति व प्रेरकत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति तथा प्रेरकत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः आवृत्ति व प्रेरकत्व का मान बढ़ने पर, अतः आवृत्ति तथा प्रेरकत्व का मान बढ़ने पर, अतः आवृत्ति तथा प्रेरकत्व का मान बढ़ने पर उर्मिका गुणांक का मान कम होता है। अतः आवृत्ति तथा प्रेरकत्व का मान बढ़ने पर उर्मिका गुणांक का मान कम होता है, जो कि फिल्टर के लिए एक अच्छा संकेत है, जो कि फिल्टर के लिए एक अच्छा संकेत है। इंग्लिश में लिख लो, the value of ripple factor, the value of ripple factor is proportional to load resistance, is proportional to load resistance and inversely proportional to the frequency and inductance, frequency and inductance, and inversely proportional to frequency and inductance. Hence ripple factor will decrease as frequency and inductance increases, as frequency and inductance increases। तो F और L का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो R का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, जो कि क्या है, अच्छी बात है। क्योंकि R का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही अपना रेक्टिफायर या अपना फिल्टर बढ़िया होता है, ठीक है। एक दूसरी चीज, इसका कर्व नहीं बनाया हमने, जो कर्व के लिए जो स्पेस छोड़ा था, तो वो कर्व भी बना सकते हो आप। यहाँ पे वक्र, किसी के पास यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में कहीं पे भी और भी जगह पे यहाँ पे साइड में बना सकते हैं आप। तो मैं वक्र की बात कर लेता हूँ। वक्र, कर्व जो है, देखो कर्व जो है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बना दूं मैं या दोनों के लिए बनाऊं? वो उस टाइप का ही बनेगा जैसे लास्ट फिल्टर में बनाया था ना, थोड़ा थोड़ा वैसा ही बनेगा। ऐसा होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ऐसा होता है, तो अपना जो फाइनल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे बनता है, वो ऐसे बनता है, ये
ये यहाँ पे इस तरीके से आता है, फिर ये ऐसे आता है, फिर ये इस तरीके से चलता जाता है, फिर ये ऐसे। तो मतलब ये जो मैंने यहाँ पर रेड वाला बनाया ना, वो रेड वाला यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से। तो ये देखो, अब पहले तो दोनों तरफ जा रहा था जब रेक्टिफायर नहीं लगाया, रेक्टिफायर लगाने पे एक तरफ आ गया, फिर फिल्टर लगाने पर देखो अब इस थोड़ा मतलब इस चीज़ के नज़दीक जा रहा है, इस कांस्टेंट लाइन के थोड़ा नज़दीक जा रहा है ना, तो ये इस तरीके से बनेगा। ये आउटपुट निर्गम है। ये वोल्ट का ले लो या करंट ले लो, एक ही बात है, करंट ले लो मान लो यहाँ पे, ये टाइम है, ये करंट है, ठीक है। इसमें ब्लैक वाला बना लेना, ये डॉट 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 भी कर सकते हो, जो मैंने रेड बनाया है यहाँ पे डॉट 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 कर सकते हो आप। फाइनल जो बनेगा, ये रेड तो दिखाने का मतलब ये था कि इस तरीके से कटिंग होगी इसकी, और ये ऐसा मिल जाएगा अपने को, ठीक है। ये आउटपुट मिलेगा, ये है, ये स्पंदमान है, ये फ्लक्चुएटिंग करंट, स्पंदमान धारा जो कि डायोड से निकल के आ रही थी, फ्लक्चुएटिंग करंट है। आउटपुट ये निर्गम धारा है, ठीक है। ये मिल गया मेरा। देखो डायग्राम बहुत ही गंदा बनता है, आप समझ रहे होंगे, आप इसको बेटर बना सकते हो आपकी हैंडराइटिंग में, ठीक है। ये चमक तो रहा है, क्या है, सब में डायग्राम तो ये इसी टाइप का बनेगा। मतलब फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर का काम ये होता है कि इसको थोड़ा स्मूथ कर दे, मैस्त्रणन कर दे इसका, ये समझ गए। ये आ गया भैया आपका। अब देखो, अब नए फिल्टर की बात करें, नेक्स्ट थर्ड फिल्टर की बात करते हैं हम लोग। तो थर्ड फिल्टर का डिस्कशन करते हैं, चलो आओ। जो थर्ड फिल्टर है वो कौन सा है, वो है थर्ड जो फिल्टर है वो है, इसको बोलते हैं क्या, LC, L अनुभाग फिल्टर, LC L अनुभाग फिल्टर, L सेक्शन फिल्टर, L अनुभाग फिल्टर, ये है LC। मतलब L और C दोनों लगाएंगे इसके अंदर, इंडक्टर कॉइल भी लगाएंगे, कैपेसिटर भी लगाएंगे। LC L अनुभाग फिल्टर, L अनुभाग फिल्टर, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें क्या सीन है, एक इंडक्टर कॉइल लगाते हैं, एक प्रेरक कुंडली लगाते हैं। वो कहाँ लगाते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। ये डेफिनेशन या इन्फॉर्मेशन, इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं ना 1-2 लाइन, उसमें लिखने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूँ, ताकि आपको ईजी रहे कि कैसे क्या करना है इसके अंदर, है ना। तो इंडक्टर कॉइल भी लगाते हैं और कैपेसिटर भी लगाते हैं। देखो कैपेसिटर या इंडक्टर कॉइल लगाने का अपना टारगेट क्या रहता है, क्या मकसद होता है इनको लगाने का। इनका मकसद ये होता है कि हम AC पार्ट को रोक सके, रेसिस्टेंस पे जाने से, लोड प्रतिरोध पर जाने से AC वाले पार्ट को रोक सके या कम कर सके उसको, यही होता है टारगेट। तो हम लोग वो ही बस फोकस उसी चीज पे है। तो देखो मान लो कि मैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी बना सकता हूँ, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी बना सकता हूँ। एग्जाम में आप केवल फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बना के आओगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि हम लोग जो सारी कैलकुलेशन करेंगे वो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ही करेंगे, ठीक है। अभी मैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बना दूँ तो कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन दोनों के लिए समझ लो आप डायग्राम। तो अभी तो दोनों के लिए समझ लो क्या जा रहा है आपका, कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। तो आप क्या करो, ये देखो, ये लोड रेसिस्टेंस होता है यहाँ पे, है ना। पहले कैपेसिटर लगाया, फिर इंडक्टर कॉइल लगा दिया दूसरी। अब मैं दोनों ही लगा के काम करता हूँ। तो इंडक्टर कॉइल तो यहाँ पे सीरीज में लगा देता हूँ, इंडक्टर कॉइल तो यहाँ पे सीरीज में लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो इंडक्टर कॉइल तो लगा दूँ मैं यहाँ पे इंडक्टर कॉइल लगा देता हूँ, ये लो। तो इंडक्टर कॉइल क्या करेगा, थोड़ा AC को यहीं पे ड्रॉप कर लेगा, जो प्रत्यावर्ती वोल्ट था थोड़ा यहाँ पे खर्च कर देगा, तो आगे प्रत्यावर्ती वोल्ट तक कम पहुँचेगा। फिर आगे जैसे यहाँ पर निकलेगा, उसमें से हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पर कैपेसिटर और लगा दूँ, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दूँ, यहाँ पर एक संधारित्र लगा दूँ,
तो संधारित्र से इधर क्या मिल जाएगा, बाईपास मिल जाएगा, यहाँ पर उपपथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो निकलेगा, पहले तो AC थोड़ा यहाँ पे खर्च हो गया, फिर जो बचा कुचा आया बेचारा इधर से चला जाएगा, क्योंकि ये AC को बाईपास देता है, DC को तो जाने नहीं देता, ये DC को जाने नहीं देगा और AC को इधर से बाईपास मिल जाता है। तो थोड़ा AC तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, फिर बाकी बचा कुचा इधर से निकल जाता है। तो यहाँ पर AC करंट जो होता है बहुत कम मिलता है। आई बात समझ में, समझ रही हो ना ये बात। तो ये चीज़ है, ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ ना, ये वर्किंग में लिखेंगे हम लोग। इसका पहले वो और बना लेता हूँ मैं, कौन सा पार्ट, फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में। आप एग्जाम में फुल वेव रेक्टिफायर वाला ही करके आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका देखो फुल वेव रेक्टिफायर का और पार्ट बनाते हैं हम लोग। ये AC सिग्नल है, ये ट्रांसफॉर्मर था ही अपना, ये AC, ठीक है। इधर से एक ये डायोड लगा दिया मैंने, एक डायोड इधर से लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पर अपने को देखो क्या करना है, ऐसे होता था अपना कौन सा फुल वेव रेक्टिफायर, इस तरीके का सर्किट होता है फुल वेव रेक्टिफायर का। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करना है, सबसे पहले तो डायोड से जो करंट आ रहा है उसके आगे इंडक्टर कॉइल, तो डायोड से जो करंट आ रहा है उसके जस्ट पहले इंडक्टर कॉइल। तो रेसिस्टेंस, एक तो एक काम करना, रेसिस्टेंस के पैरेलल में कैपेसिटर लगाना। तो आप एक काम करो, पहले तो रेसिस्टेंस के पैरेलल में कैपेसिटर लगा दो। तो इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया, ये लो, एक काम तो हो गया कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटर में, कैपेसिटर का जो वो ये पॉइंट है, कैपेसिटर और रेसिस्टेंस का जहाँ पे मिल रहा है उससे जस्ट पहले ये इंडक्टर कॉइल लगा दो। तो कैपेसिटर का और रेसिस्टेंस का यहाँ पे जहाँ पे करंट अलग अलग होता है उससे जस्ट पहले इंडक्टर कॉइल यहाँ पर लगा दो, इंडक्टर कॉइल यहाँ पर इंडक्टर कॉइल लगा दो। ये L हो गया, ये C हो गया। कोई इधर इंडक्टर कॉइल मत लगा देना, क्योंकि इधर इंडक्टर कॉइल लगाओगे तो ये एक डायोड के लिए काम में आएगा, दूसरे डायोड के लिए काम में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बार तो करंट इधर से फ्लो होता है, एक बार करंट इधर से फ्लो होता है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, ये कैपेसिटर का C और ये इसका L, मतलब ये कैपेसिटेंस, ये धारिता, ये इसका इंडक्टेंस, प्रेरकत्व। ये दोनों डायग्राम समझ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो डायग्राम समझ में आ गए। तो अभी हमने क्या करना है, इस अब जो डायग्राम बना है उसी से तो हमारे को इसका वो लिखना है, इनिशियल क्या करना है, एक तो इंडक्टर कॉइल लगाया है, एक C लगाया है हमने, C तो इसके पैरेलल में लगाया और इसके साथ में श्रेणी क्रम में ये लगा दिया, ठीक है। और ये देखो L की शेप में एक तरीके से उल्टा L है, ये L तो है लेकिन उल्टा L है, ये ऐसा ही तो है, एक तो अरे ये ऐसा ही तो लगाया, इस तरीके से लगाया है ना हमने, इस तरीके से L है, ये उल्टा L है, मतलब L और C इस तरीके से लगा दिया, तो L की शेप में आ रहा है ना ये, तो इसीलिए इसको L सेक्शन बोलते हैं, ये L अनुभाग फिल्टर बोलते हैं, ठीक है ना, L सेक्शन फिल्टर। चमका। तो अब इसका डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन ये जो आप इसको बोल लो कि इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखना है अपने को। तो लिखो भैया इसका इनिशियल इन्फॉर्मेशन, ये लिखो, हाँ पहले हिंदी में लिख लो फिर इंग्लिश में लिख लेना। L अनुभाग फिल्टर में, L अनुभाग फिल्टर में एक संधारित्र, L अनुभाग फिल्टर में एक संधारित्र प्रतिरोध के समांतर क्रम में, एक संधारित्र प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगाया जाता है तथा एक प्रेरक कुंडली तथा एक प्रेरक कुंडली तथा एक प्रेरक कुंडली इनके श्रेणी क्रम में लगाई जाती है, मतलब इन दोनों का जो समांतर का रिजल्टेंट आ गया उसके श्रेणी क्रम में आ जाएगी, तथा एक प्रेरक कुंडली इनके श्रेणी क्रम में लगाई जाती है, तथा एक प्रेरक कुंडली इनके श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। लिखो, in the L section filter, in the L section filter, in the L section filter, a capacitor is applied in the parallel with, is applied in the parallel with, is applied in the parallel with load resistance,
with load resistance and an inductor coil is applied in series with this system का मतलब है इन दोनों के पैरेलल में, इन दोनों के पैरेलल का सीरीज में, इन दोनों का पैरेलल का जो रिजल्टेंट है उसके सीरीज में है। एंड एन इंडक्टर कॉइल इज अप्लाइड इन सीरीज विद दिस सिस्टम, मतलब इन दोनों के पैरेलल के जो रिजल्टेंट है उस सिस्टम के सीरीज में, ठीक है। लाइक द फिगर, ये डायग्राम जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हो गया, या हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हो गया, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है, और दिस इज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। ये पूर्णतः निर्दिष्ट करने के लिए तरह कैलकुलेशन जो करेंगे फुल वेव के लिए करेंगे। आप चाहो तो एग्जाम में केवल ये एक डायग्राम भी बना के आ सकते हो। इसका जो कर्व बनेगा वो भी कर्व उसी तरीके का बनेगा, और ज़्यादा स्मूथिंग आ जाएंगे इसके अंदर। इसका कर्व बनाना चाहते हो आप, नीचे यहाँ पे भी जगह छोड़ के बना सकते हो, आप चाहे जहाँ जगह छोड़ के, वो उसी तरीके का कर्व बनेगा। चमक रहा है? मैं क्रिया विधि में आता हूँ, कर्व अभी मैं बनवा दूंगा, आप चाहो तो यहाँ पे जगह छोड़ लो, वही कर्व बनेगा, सेम कॉपी कर लेना भले आप। बट मैं यहाँ पे क्रिया विधि में बात करता हूँ, जो वर्किंग है इसकी बात करता हूँ मैं अभी, किसकी? क्रिया विधि की। ये डायग्राम हो गया क्रिया विधि। वर्किंग, देखो वर्किंग क्या बोलता है, किस तरीके से काम करेगा। अभी मैंने जैसे पहले बताया था उसी तरीके से वही लाइनें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। ये वाला डीसी को जाने देता है, इंडक्टर कॉइल डीसी को जाने देता है, डीसी को बिल्कुल नहीं रोकेगा, डीसी को इधर जाने देता है। एसी को थोड़ा खर्च कर देगा, पर यहाँ पर जो आएगा उसमें थोड़ा डीसी रहेगा, डीसी तो पूरा ही रहेगा जितना होगा, एसी आएगा थोड़ा पार्ट। अब एसी और डीसी का मिक्सर यहाँ पे पहुंचा, इधर डीसी को तो जाने नहीं देगा बेचारे को, तो डीसी को इधर तो जाने नहीं देगा, तो डीसी इधर चला जाएगा पूरा का पूरा। तो इधर डीसी वाला पार्ट ज़्यादा आ रहा है, और थोड़ा एसी थोड़ा तो इधर ड्रॉप हो गया, एसी का कुछ पार्ट इधर चला जाएगा। तो एसी का तो हम लोग ये मान लेते हैं कि लगभग जो ऑलमोस्ट एसी पार्ट है वो पूरा इधर से चला जाता है। आई बात? अगर पूरा इधर से चला जाता है, पूरा जाता तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट कैलकुलेशन में कई जगह पे हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, तो लगभग इधर से चला जाता है। तो इधर जो एसी का पार्ट आएगा वो बहुत कम आएगा। आई बात समझ? आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इधर से ज़्यादा चला गया तो इधर बहुत कम आएगा, ठीक है। और इधर बहुत कम आएगा तो रिपल फैक्टर का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, उर्मी का गुणांक का मान घट जाएगा। तो चलो इसके लिए अब जो मैं ये बातें बोला ना, ये अभी हमारे को वर्किंग में लिखनी है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट लिखो वर्किंग के अंदर, पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो या फिर हिंदी मीडियम वाले लिख लो, फिर वो लिख दे, दोनों लिख लेना। देखो यहां से चालू करता हूं मैं ये जो थ्योरी लिख वर्किंग में, कहां से थ्योरी चालू करता हूं? वर्किंग में थ्योरी यहां से चालू करता हूं कि जब डायोड से निकल गया, डायोड से निकलता था तो रेक्टिफायर चलता था, अब यहां से निकला, अब ये फिल्टर का काम चालू हुआ है, तो यहां से जो मिलता है वो स्पंदमान वोल्टेज मिलता है अपने को, फ्लक्चुएटिंग। अब उस फ्लक्चुएटिंग में एसी भी है, डीसी भी है। अब आगे क्या होगा वो कहानी बताता हूं मैं वर्किंग के अंदर। तो ये किसको रोक लेता है, ये किसको जाने देता है, वो चीजें बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, the fluctuating output from the diode after diode, the fluctuating output after diode, the fluctuating output after diode enters in the inductor coil, where DC part will be unaffected,
DC part will be unaffected, but some part of alternating voltage, DC part will be unaffected, but some part of alternating voltage, drops on the inductor coil, इस पॉइंट को मैं कोई P पॉइंट लिख देता हूं, ये जो जंक्शन पॉइंट है ना, इसको P पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है। आफ्टर इंडक्टर कॉइल, सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, आफ्टर इंडक्टर कॉइल, अब यहां से तो निकल गया, डीसी तो बिल्कुल अनअफेक्टेड होके निकला है, एसी का कुछ पार्ट यहां पे ड्रॉप हो गया, अब यहां पे आया, अब कुछ पार्ट एसी का आया, डीसी तो पूरा आ रहा, अब यहां पे पहुंच गया। अब यहां से क्या होगा, एसी को तो यहां पे बाईपास मिल जाएगा, डीसी पूरा इधर चला जाएगा, ठीक है। ये कहानी लिखूंगा अब, तो देखो, आफ्टर इंडक्टर कॉइल सिग्नल रीचेज एट द जंक्शन पॉइंट P, आफ्टर इंडक्टर कॉइल सिग्नल रीचेज at junction point P, where capacitor provides bypass to the AC component, capacitor provides bypass to the AC component, and will not allow the DC part, DC को तो जाने नहीं देता ना, ये केवल AC को इधर से जाने देगा, will not allow the DC part। ये कहानी समझ में आएगी, AC इधर से चला गया, DC को जाने नहीं दे रहा। थर्ड पॉइंट, तो AC इधर से चला गया, तो AC तो ऑलमोस्ट इन दोनों पे ही खर्च हुआ, इधर तो बहुत कम गया या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गया, AC तो इन दोनों पे खर्च हो गया, DC वाला इधर से चला गया। थर्ड पार्ट, almost the whole portion of DC, almost the whole portion, almost the complete portion of AC, almost the complete part of AC passes through the inductor coil and capacitor, ठीक है, the inductor coil and capacitor, where DC portion reaches to the load resistance, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए इसके अंदर वर्किंग में अंदर। अब मैं इसमें वो बता देता हूँ आपको, हिंदी में लिखवा देता हूँ, हिंदी में लिखो, हिंदी में यहाँ से बात करूंगा कि यहाँ पर स्पंदमान, डायोड से निकलने वाला स्पंदमान जो वोल्टेज है उसका कुछ एसी तो यहाँ खर्च हो जाएगा, डीसी चला जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखो, डायोड से प्राप्त होने वाले स्पंदमान वोल्टता में, डायोड से प्राप्त होने वाले स्पंदमान सिग्नल लिख लो, स्पंदमान सिग्नल, डायोड से प्राप्त होने वाले स्पंदमान सिग्नल का दिष्ट भाग प्रेरक कुंडली से अप्रभावित रहता है। अब क्यों रहता है, अभी हमने पहले पढ़ा था कि F 0 होता तो XL 0 होता है। प्रेरक कुंडली से का दिष्ट भाग प्रेरक कुंडली से अप्रभावित रहता है, जबकि प्रत्यावर्ती वोल्टता का कुछ भाग प्रेरक कुंडली पे खर्च हो जाता है, जबकि प्रत्यावर्ती वोल्टता का कुछ भाग प्रेरक कुंडली पे खर्च हो जाता है, जबकि प्रत्यावर्ती वोल्टता का कुछ भाग प्रेरक कुंडली पे खर्च हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। फिर यहां पे पहुंचे, अब प्रेरक कुंडली पे यहाँ पे एसी का कुछ पार्ट खर्च हो गया और डीसी आगे चला गया। अब वो कहां पे पहुंचे, पी पर। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट,
प्रेरक कुंडली के पश्चात सिग्नल बिंदु P पर पहुंचता है, सिग्नल बिंदु P पर पहुंचता है, सिग्नल बिंदु P पर पहुंचता है, जहां सिग्नल बिंदु P पर पहुंचता है जहां प्रत्यावर्ती भाग को संधारित्र उपपथ प्रदान करता है, जहां प्रत्यावर्ती भाग को संधारित्र उपपथ प्रदान करता है, जहां प्रत्यावर्ती भाग को संधारित्र उपपथ प्रदान करता है, जहां प्रत्यावर्ती भाग को संधारित्र उपपथ प्रदान करता है, जबकि दिष्ट भाग को जाने नहीं देता, जबकि दिष्ट भाग को जाने नहीं देता, इधर नहीं जाने देता, इसके अंदर अलाउ ही नहीं करता ये। थर्ड पॉइंट, ये नहीं जाने देगा तो डीसी इधर चला जाएगा और एसी लगभग इधर से चला जाता है। थर्ड पॉइंट, अतः थर्ड पॉइंट में लिखो, अतः प्रत्यावर्ती भाग का अतः इसको लिखो, अतः लगभग संपूर्ण प्रत्यावर्ती भाग, ऐसे लिखो काट के, अतः लगभग संपूर्ण प्रत्यावर्ती भाग प्रेरक कुंडली तथा संधारित्र से प्रवाहित होता है, प्रेरक कुंडली तथा संधारित्र से प्रवाहित होता है, जबकि दिष्ट भाग लोड प्रतिरोध से गुजरता है, जबकि दिष्ट भाग लोड प्रतिरोध से गुजर जाता है, जबकि दिष्ट भाग लोड प्रतिरोध से गुजरता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वर्किंग हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो मैथमेटिकल एनालिसिस में अब देखो, ये पैरेलल में लगा हुआ है यहाँ पे कैपेसिटर, वैसे इंडक्टर कॉइल भी सीरीज में, लेकिन फाइनली आउटपुट हमारे को यहाँ पे लेना है, और यहाँ पे आउटपुट के लिए इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, तो हमारे को उर्मी का गुणांक निकालना पड़ेगा। तो उर्मी का गुणांक रिपल फैक्टर के लिए हम लोग जो R लगाएंगे उसमें करंट में नहीं बात करके, क्योंकि वोल्टेज इसमें पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज इक्वल होता है ना, तो हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वोल्टेज वाला बात करेंगे। VDC VAC का इफेक्टिव वैल्यू मतलब VRMS कहाँ मिलेंगे यहाँ पे, मतलब वोल्टेज की टर्म्स में बात करेंगे। कुल मिला के बात ऐसी है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर AC का कितना वोल्टेज आ रहा है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। चमकी बात, ठीक है।